बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे फिज़िक्स का चैप्टर डायनामिक्स 2 और आज की वीडियो में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रूफ, ऑर्बिटल मोशन, एवरेज ऑर्बिटल स्पीड उसका प्रूफ, प्लानिटरी डेटा एंड जीपीएस सैटेलाइट्स, और हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होंगे और काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी होंगी, स्पेशली एवरेज ऑर्बिटल स्पीड के अंदर, जो मैं क्लियर कर दूंगा आपको इसके प्रूफ में भी। एक छोटी सी बात कि अगर आप वीडियो को ध्यान से कम्प्लीटली देखेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि इन टॉपिक से रिलेटेड आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होती है? बेसिकली वो फोर्स जो कि बॉडी को सर्कुलर पाथ के अंदर रखे, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इन इंग्लिश, द फोर्स दैट कीप्स द बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास कोई बॉडी है, आप इसको रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरह, ठीक है। अगर ये फोर्स ना हो तो ये बॉडी रिवॉल्व नहीं करेगी सर्कल के अंदर, बल्कि ये टेंजेंट, यानी अगर ये इस जगह पे है तो ये बिल्कुल ऐसे टेंजेंट टू इट्स वेलोसिटी बिल्कुल ऐसे चली जाएगी। जैसे ही जिस लम्हे ये फोर्स ख़त्म होगी, ये साथ ही इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये हर इंस्टेंट के ऊपर आप देखें कि ये फोर्स इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। इधर है तो इधर, इधर है तो इधर। तो ये हर इंस्टेंट के ऊपर जब इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो यानी ये फोर्स ही है ना जो इसको अंदर रखे हुए है। यहाँ पे ये देखें, इनवर्ड, ये और इनवर्ड है। ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है? इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दी, आप अगर अर्थ के गिर्द अगर मून को देख रहे हैं तो आप सेंटर ऑफ द अर्थ कहेंगे, अदरवाइज इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और जिस भी लम्हे ये फोर्स ख़त्म हो जाए, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये किधर जाएगी, तो आपने कहना है कि टेंजेंट टू इट्स वेलोसिटी, यानी बिल्कुल अपनी टेंजेंट के ऊपर। ये बिल्कुल अगर इस लम्हे ये ख़त्म होगी तो ये ऐसे चली जाएगी, इस लम्हे पे ये ख़त्म होगी तो बिल्कुल इस डायरेक्शन में जाएगी, इधर ख़त्म होगी तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी। बस आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है और उसको बता देना कि ये इधर जाएगी। अच्छा, अब चूँकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका सिंबल FC होगा। अच्छा, वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो बॉडी जो सर्कल के अंदर अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ भी मूव करे तो क्या वो एक्सेलरेट कर रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर कहता हूँ कि एक बॉडी सर्कल के अंदर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, उसकी स्पीड यानी चेंज नहीं हो रही है, एक ही स्पीड से मूव कर रही है, तो क्या वो एक्सेलरेट कर रही होगी या एक्सेलरेशन जीरो होगी उसकी? बताएं। बहुत सारे बच्चों का ख्याल होगा कि शायद एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगी, लेकिन जो बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो बिल्कुल डेफिनेटली वो समझ गए होंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो होगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको एक यूनिवर्सल लाइन दी हुई है, व्हेन देयर इज़ फोर्स देयर इज़ एक्सेलरेशन। याद रखें, व्हेन देयर इज़ फोर्स देयर इज़ एक्सेलरेशन। अब कैसे एक्सेलरेशन होगी, अब मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये है कि A इज़ इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन होगा ना। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का फिनोमिना ज़रा डिफरेंट होता है। वेक्टर क्वांटिटी कहती है, क्योंकि वो डिपेंड कर रही होती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर, यानी अगर मैग्नीट्यूड सेम ही हो, अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो ना, तो इसका मतलब वो क्वांटिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है। अब चूंकि इसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी हर इंस्टेंट के ऊपर देखें चेंज हो रही है, यहाँ इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी या स्पीड की डायरेक्शन ये है, यानी आप ये समझ लें। तो हर इंस्टेंट के ऊपर चूंकि इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी के चेंज की वजह से एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है वो भी होगी। ये भी आपको मैंने बताया हुआ है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होगी और उसका सिंबल आएगा AC। AC इज फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अगर वो अर्थ के गिर्द कोई बॉडी रिवॉल्व करी हो तो हम कहेंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये मैं आपको जेनेरिक चीज़ें बता रहा हूँ।
होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अब इसका फार्मूला क्या होता है वो मैं इधर पहले बताता हूँ, फिर इसका ज़रा प्रूफ भी देख लेते हैं। फार्मूला इसका होता है एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। आर क्या होगा जी, वो रेडियस होगा इसके सेंटर से लेकर उस बॉडी का तक, ये आर होगा। और वेलोसिटी इस बॉडी की होगी जो कि रिवॉल्व कर रही है, और मैस भी इस बॉडी का होगा जो कि रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये इसके मैग्नीट्यूड के लिए। अगर आप इसको एज अ विद डायरेक्शन देखेंगे तो विद डायरेक्शन ये आपको ऐसे लिखता हुआ नजर आएगा, नेगेटिव ऑफ एम वी स्केयर ओवर आर, नेगेटिव भी डालेगा, ठीक है। लेकिन जब आप प्रूफ करेंगे या न्यूमेरिकल में जाएंगे और न्यूमेरिकल के साथ इसकी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आपने नेगेटिव वाला नहीं लेना, आपने सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना है। वो हमें अंडरस्टूड है कि उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दी सर्कुलर पाथ है। अच्छा, अब ये थोड़े से एमसीक्यूज़ भी हैं, ये भी मैं आपको बताया दूँ। अगर आप इन को स्टडी करेंगे पैराग्राफ्स को तो आपको समझ आएगा। When the speed of the moving object does not change, it travels in the circular path is called the uniform circular motion। अब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है। एक चीज़ और भी मैं आपको बताता हूँ, रोटेटरी मोशन क्या होती है और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस यहाँ पे आपको समझ आएगा। अब ये जो मोशन, ये जो बॉडी जो है ये इसके गिर्द मूव कर रही है, इसको आपने कौन सी मोशन कहना है, सर्कुलर मोशन यानी। और इसी के ऊपर ये जो मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि अब ये जो है ना, ये रोटेटरी मोशन है जो अपने एक्सिस के गिर्द, ये इसका एक्सिस है ऐसे, ये अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, रोटेटरी है। और अगर यही सर्कुलर मोशन में आए ये बॉडी पूरी, तो ये पूरी बॉडी ऐसे मूव कर रही होगी, यानी सर्कल के अंदर ऐसे ये ऐसे मूव कर रही होगी, तो ये इसकी सर्कुलर मोशन होगी। जबकि अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमना इसकी रोटेटरी मोशन है। ये आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया। चले, अब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। अच्छा, लेकिन वो अपनी हर इंस्टेंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज कर रही है तो आप कहेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी, और फिर एक्सेलरेशन भी है। और फिर वो बेशक कहता रहे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है टुवर्ड्स द, और आप बता रहा है कि इट इज़ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल कॉल्ड दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये यहाँ पर ही इसने सारी बातें लिखी हुई हैं। अब डेफिनेशन इन्होंने बताई हुई है वो आप देख लें, या मेरी वाली डेफिनेशन देख लें। द फोर्स दैट पुल्स एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ एंड इनटू इट, यानी पुल आउट करे स्ट्रेट लाइन पाथ से और इन करे सर्कुलर पाथ में, इस कॉल्ड द सेंट्रीपिटल या सेंटर सीकिंग फोर्स भी इसको आप कहते हैं। यहाँ पे अब इस छोटा सा इसका प्रूफ है, यहाँ से यहाँ तक, ये आपको एग्जाम में दे सकता है। बेसिकली प्रूफ ऑफ दिस फार्मूला चले है ही, तो आ सकता है कि वो आपको कह सकते हैं कि जी प्रूफ करें कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये अर्थ है, ये फिगर लाजमी बनानी है, फिगर मस्ट, ये मैं लिख भी देता हूँ, फिगर मस्ट कंसिडर कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड अराउंड दी अर्थ इन एन ऑर्बिट। ये उसका ऑर्बिट है जी, ये दिखाया हुआ है, बल्कि इस तरह मूव कर रही है ये, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर है ना, तो ये इस तरह मूव कर रही है ऐसे। अच्छा, फिर क्या कर रहे हैं ये, एज शोन इन फिगर आपने लिखना है, इन फिगर के बजाय आप लिखते हैं शोन इन फिगर गिवन बिलो। अब होगा क्या, यानी यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। अब ज़रूरी नहीं है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फोर्स लग रही हो, वो किसी फोर्स के तौर पर एक्ट भी कर रही हो सकती है, यानी एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्ड भी आएगा। यानी यहाँ पे आपको पता है ना, अर्थ जो है सैटेलाइट को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींच रही है ना अपनी तरफ, यानी जब भी ये घूम रहा है, या जो मून जोन सा है वो भी अर्थ के गिर्द इसी तरह चक्कर लगा रहा है, तो अर्थ मून को अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है ना, तो आप कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, दैट पुल्स द मून या दैट पुल्स दिस सैटेलाइट इन द सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक्ट कर रही है, या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, वो ये बात यहाँ पे करेंगे। अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट दैट इज पुलिंग इट इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, दिस अनबैलेंस फोर्स इज टर्म्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। आगे क्या आ गया जी, दिस अब आपने क्या करना है, प्रूफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखें और उसके बाद यहाँ आ जाए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स FC ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ विद मास M दैट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी V इन अ सर्कुलर ऑर्बिट R, ये तीनों बातें आपने लिख दी। सो FC इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ MV स्क्वायर ओवर R, उसने नेगेटिव ले लिया क्योंकि मैंने आपको बताया था उसने डायरेक्शन भी ज़रा शुरू में शो करनी होती है। गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स वेयर नेगेटिव साइन indicates that the force is directed towards the center of the circular path। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा ये खुद ही नेगेटिव नहीं लेगा, ये मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ जो मैंने आपको बात की थी ना।
एक टर्म और भी है सेंट्रीफ्यूगल, वो भी मैं ना छोटा सा टच करके बस निकल जाऊंगा। पहले तरह ये देखते हैं, इस पैराग्राफ के अंदर इन दो एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया गया, ये मैं समझा देता हूँ। आपने देखा होगा एक फिनोमिना कि अगर आप किसी धागे को किसी धागे के साथ एक पत्थर को बांध के घुमाएं ना, तो ये वो फिनोमिना हो रहा है। तो अब वो जो धागा जो पत्थर है वो कैसे सेंटर के अंदर या सर्कल के अंदर घूम रहा है और सेंटर को रिवॉल्व कर रहा है ना, बिल्कुल ऐसे, और वो फोर्स वहाँ पे क्या आ रही है। आपने एक बात याद रखनी है, जो फोर्स स्ट्रिंग या धागे के जरिए लगेगी उस फोर्स को एक नाम दे देंगे टेंशन। टेंशन इन अ स्ट्रिंग, ये बात आप याद रख लें। यानी फोर्स के कई नाम हो सकते हैं, अभी भी हमने पिछली वीडियो में भी देखा, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से फोर्स का नाम चेंज हो जाता है। अगर वो फोर्स धागे के जरिए लगे या स्ट्रिंग के जरिए लगे तो वो फोर्स टेंशन कहलाएगी। तो अब चूंकि इस पत्थर को या इस ब्लॉक को या इस बॉडी को इस स्ट्रिंग के साथ बांध के आप ऐसे अपने हाथ की मैकेनिकल यानी उसके साथ घुमा रहे हैं ना, तो होगा क्या कि ये इसको घुमाएगी और ये थ्रू द स्ट्रिंग आपने इसको पुल करके अपनी तरफ रखा हुआ है ना। आप इसको घुमा के देख लें कि आपने इसको पकड़ के अपनी तरफ खींचा होता है और अपने हाथ की ऐसे मूवमेंट के साथ आप इसको घुमा रहे होते हैं। तो वो जो इनवर्ड पुलिंग फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है ना एज अ टेंशन इन अ स्ट्रिंग, वो एक्ट कर रही होगी, यानी टेंशन इन अ स्ट्रिंग एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस एग्जांपल। और इस एग्जांपल के अंदर अगेन जो मैंने आपको बताया था, मून या पीछे सैटेलाइट जो था, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही थी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप द मून इन अ सर्कुलर पाथ, और यहाँ पे टेंशन इन अ स्ट्रिंग एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप दिस बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। अच्छा, अब ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी है, ये भी आप देख लें कि एग्जैक्टली ये देखिए यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव का जो है वो यूज़ नहीं किया हुआ, सिंपल पॉजिटिव लिया हुआ है। ये देखें जो मैं आपको कह रहा था वो वहाँ पे सिर्फ उन्होंने बताया कि नेगेटिव क्या शो कर रहा है। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर एक बिलाल हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। इन्होंने हैमर थ्रो गेम एज शोन इन फिगर गिवन बिलो, मास इज द मेटल बॉल इज 5 kg एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 1.5। यानी अगर आप इसको बिल्कुल पोर्ट्रे करें तो और ये इस तरह ड्रॉ कर लें तो ये जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये हो जाएगी 1.5, ठीक है, मीटर्स, और इस बॉडी का जो मास है वो हो जाएगा जी 5 kg। और एफ सी मेरे पास फार्मूला लिखा होता है mv²/r, यानी मुझे r भी मिल गया, ये r बन गया मेरा, ये देखें ना ऐसे घूम रहा है, घुमा रहे हैं, ये r मिल गया मेरे पास, मास मिल गया, और इसकी वेलोसिटी इन्होंने बता दी 25 मीटर्स पर सेकेंड। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 25 का स्केयर करना पड़ेगा आपको क्योंकि वेलोसिटी का स्केयर होता है, वेलोसिटी 25 है। तो आप क्या करेंगे, 25 का स्केयर, ये आ गया 625 मल्टीप्लाई बाय मास हमारे पास कितना था जी 5 kg, ये मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइडेड बाय r करेंगे, और r कितना था जी 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 करेंगे तो मेरे पास फोर्स आ जाएगी 208। ये देखिए कितनी आ चुकी है, 208 3.3 न्यूटन। दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल इन अ वेरी इजी मैनर। आपने बहुत ही ईजी अंदाज से आपने इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लिया। जस्ट समझने की अंदाज है कि आप समझेंगे जो टेंशन इन अ स्ट्रिंग थी इसको पोर्ट्रे करें, फिगर बनाएं, फिगर बना ली तो आपके लिए न्यूमेरिकल हलवा है। जैसे मैंने फिगर में आपको बता दिया ना कि जो इसकी स्ट्रिंग की लेंथ थी वो बेसिकली रेडियस था क्योंकि इसके गिर्द घूम रही है। तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल है आप उसको सबसे पहले कोशिश करें फिगर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। फिगर बना लेंगे तो आपके लिए वो न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास टॉपिक ऑर्बिटल मोशन, और ऑर्बिटल मोशन से पहले मैं एक छोटी सी एक डेफिनेशन और भी थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको ज़रा सा मैं टच कर लेता हूँ। व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फोर्स दैट कम्स इन द रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास ये बॉडी है, ये बॉडी सर्कल के गिर्द ऐसे घूम रही है और ये बॉडी है, ये इस तरफ लग रही है एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमने पढ़ा न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन व्हेन देयर इज फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन का एक रिएक्शन भी होगा, तो इसकी जो रिएक्शन फोर्स होगी वो होगी जी एफ जी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सिंबल होता है एफ जी, ठीक है। तो डेट पुल्स द बॉडी, या ये समझ लें इसकी बैलेंसिंग फोर्स होती है, एफ सी इज इक्वल टू एफ जी होता है, और नेगेटिव ऑफ एफ जी आप कह सकते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। ये एक छोटी सी बात थी जो कि टॉपिक में सीरीज़ में होनी चाहिए थी लेकिन वो यहाँ नहीं है, तो मैंने आपको ये बता दी। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेरे पास और बिल्कुल भी अच्छा एक्सप्लेन नहीं हुआ, आई एम रियली सॉरी टू से, इस बुक के अंदर मैं आपको क्लियर करूँगा, और वो क्या है,
और वो ये है कि ऑर्बिटल मोशन मेरे पास क्या होती है, सिंपल द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि ऑर्बिट कर रहा हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो उसको आप ऑर्बिटल मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले देखें ऑर्बिट होता क्या है कि ऑर्बिट इज़ अ रेगुलर रिपीटिंग पाथ, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास ये अर्थ, इसके गिर्द अगर कोई चीज़ ऑर्बिट कर रही है तो इसका ये रिपीटिंग पाथ होगा ना, बार बार इसी के ऊपर ही रिवॉल्व करेगी। इसलिए इसकी डेफिनेशन में इन्होंने लिखा रेगुलर रिपीटिंग पाथ दैट वन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेक्स अराउंड दी अनदर वन। ठीक है, एक दूसरे के गिर्द वो ले रहे होते हैं, और जो ऑब्जेक्ट ऑर्बिट कर रही होगी उसको आप कहेंगे कि जी वो सैटेलाइट है। एन ऑब्जेक्ट इन एन ऑर्बिट इज टर्म्ड एज सैटेलाइट, और वो सैटेलाइट कैन बी नेचुरल और कैन बी मैन मेड। अब सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट, क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि नेचुरल सैटेलाइट कौन सा होता है? अर्थ का जो नेचुरली रिवॉल्व कर रहा है, यस दैट इज मून। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और जो हम मैन मेड किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी सैटेलाइट को भेजते हैं, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमने भेजा हुआ है, तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाएगा। और जो मून है हमारा वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये भी आप देख लीजिए। इसी तरह सन के गिर्द जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो सन के सैटेलाइट कहलाएंगे। यानी अर्थ इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द सन, बट मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये याद रखें, ये भी आपने ना नहीं कंफ्यूज होना। अब मैं इसी को अगर सन ले लूँ तो आपने देखा होगा कि जो सबसे पहला है हमारे पास, मुझे भूल जाते हैं, मरकरी, वीनस और अर्थ। यानी मरकरी का अगर ये वाला ऑर्बिट है, फिर वीनस है, और फिर ये अर्थ का ऑर्बिट है, तो ये चूंकि सन को ऑर्बिट कर रहे हैं तो ये सारे के सारे नेचुरल सैटेलाइट हैं सन के। यानी ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये नेचुरल सैटेलाइट हुए सन के। और जो फिर इस अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा होगा? जो यानी मून, जो अर्थ को रिवॉल्व कर रहा होगा। होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अच्छा, अब ये छोटे से पैराग्राफ के अंदर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखने के लिए आपने क्या करना होता है, आपको हाई अल्टीट्यूड चाहिए और दूसरा टेंजेंशियल स्पीड चाहिए, ये भी आप देख लें। और अगर आप उसको कहते हैं कि अगर आप स्पीड बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वो स्केप कर जाएगा। अब मैं ये ना आपको ड्रॉ करके बताता हूँ और ये वाले इन पैराग्राफ का मतलब बताता हूँ कि ये यहाँ पे ये क्या कह रहे थे। ठीक है, अच्छा वो ये कह रहे हैं बेसिकली, अच्छा अब बेसिकली ये कैसे होगा, ये देखें कि ये मेरे पास अर्थ है और अर्थ से मैंने ना एक सैटेलाइट लॉन्च की। ठीक है, ऐसे इस पॉइंट से लॉन्च किया मैंने। अगर उसकी स्पीड कम होगी तो वो बिल्कुल ऐसे गिर जाएगी। ठीक है, फिर मैं क्या करता जाता हूँ, स्पीड बढ़ाता जाता हूँ। स्पीड बढ़ाई, वो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई तो वो यहाँ आके गिरेगी, और स्पीड बढ़ाऊँगा तो वो ये इस तरह आके गिरेगी। फिर अगर मैं स्पीड बढ़ाता हूँ इतनी इनफ, यानी ये कैलकुलेटेड स्पीड्स होती हैं, ये मैं सिर्फ एज अ बिगिनर आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, ये अब मैंने वो कैलकुलेटेड स्पीड जो से इसको अगर किया ना तो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे रिवॉल्व करना शुरू हो जाएगा फिर। ठीक है, ये अब इसका ऑर्बिट बन चुका है इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। ये अब इसी को बार बार फॉलो करेगी और ये इस तरह घूम रही है। अगर मैं इसी से स्पीड और ज़्यादा तेज़ कर देता हूँ तो ये क्या करेगी, ये मैं किसी दूसरे यानी ब्लैक पेन से ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ आए। और मैंने पॉइंट ऑफ, चूँकि फ़्लाइट ना सेम ही रखा हुआ है, यानी एक ही पॉइंट से वो अर्थ के एक ही पॉइंट से वो फ़्लाइट ले रही है, तो वो यहाँ से जाएगी। जब अगर मैं स्पीड और ज़्यादा तेज़ करूँगा तो वो ये ऐसे पाथ लेगी। ठीक है, और यहाँ से उसका पाथ जो सा है वो सर्कुलर के बजाय एलिप्टिकल हो जाएगा ऐसे, अगर मैं स्पीड और ज़्यादा करूँगा। और अगर मैं इतनी ज़्यादा स्पीड कर देता हूँ इनिशियली, तो वो फिर इस अर्थ की ग्रेविटी से या अर्थ के पुल से ही बाहर निकल जाएगी और वो कभी भी वापस नहीं आएगी। ये बात लिखी हुई थी इस पैराग्राफ के अंदर कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखने के लिए एक तो आपको मूव कराना है एक हाई अल्टीट्यूड के ऊपर और एक ख़ास टेंजेंशियल स्पीड के साथ, और बाकी फिर अर्थ का पुल उसको खींच लेगा। टेंजेंशियल स्पीड का मतलब यही था कि वो हर पॉइंट के ऊपर ऐसे, यानी जो मैंने आपको अभी ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया था ना टेंजेंशियल, वो ये मतलब था इसका टेंजेंशियल का, ये ठीक है। बाकी अर्थ का पुल उसको खींच लेगा हर इंस्टेंट के ऊपर स्पीड के अकॉर्डिंगली, अगर स्पीड कैलकुलेटेड और उसके डिज़ायर्ड रेडियस के साथ होगी। ये भी याद रखें, अभी मैं जब आपको इसका ये प्रूफ करवाता हूँ ना तो आपको बताऊँगा कि
इसके प्रूफ के बाद कि कैसे रेडियस के साथ वेलोसिटी डिपेंड करती है, यानी कि अगर आपका रेडियस ज़्यादा होगा तो आपकी वेलोसिटी कम होगी। ये भी हम करते हैं सारी। अच्छा, अब हम डायरेक्टली इनके प्रूफ्स के ऊपर आ जाते हैं। और जो मेरे पास सबसे पहला इसका जो है वो प्रूफ है वो है मेरे पास एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट हमने कैलकुलेट करनी है, जिसकी इन्होंने बताई हुई है कि डेफिनेशन क्या होगी। इट ऑर्बिट्स अराउंड द सेंटर ऑफ द सिस्टम, यानी जो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट वो स्पीड है जिसके साथ इट ऑर्बिट्स अराउंड द सेंटर ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम मतलब वो अर्थ भी हो सकता है, वो सूरज के गिर्द भी हो सकता है, तो सिस्टम इज़ अ जनरल थिंग जिसके गिर्द भी वो रिवॉल्व करेगी। तो स्पीड विद विच इट ऑर्बिट्स अराउंड द, या इट ऑर्बिट्स ही कह लें सिंपल, ठीक है। तो हम इसके बना लेते हैं और फिर इसको करते हैं। तो ये क्या होगी जी, एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, और वो क्या होगी, द स्पीड विद विच इट ऑर्बिट्स, स्पीड विद विच इट ऑर्बिट्स, स्पीड विद विच इट ऑर्बिट्स। वैसे आप बच्चे जो हैं वो नोट्स वगैरह बना रहे हैं ना साथ साथ, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, आप नोट्स साथ साथ बनाया करें। नोट्स आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प आउट करते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो हैं वो पूरी की पूरी बुक को दोबारा से कर सकें। तो एग्ज़ाम इसलिए तो जो नोट्स होते हैं ना वो एग्ज़ाम में आप जस्ट ऐसे गो थ्रू ही करना होता है, तो आपकी तैयारी हो जाती है, ठीक है। द स्पीड विद विच इट ऑर्बिट्स, ये एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट होगी। अब इसका प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। और वो कैसे होगा मेरे पास, सिंपल आप ये याद रखें द रिलेशन। अब देखें होगा क्या, हमारे पास एवरेज स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम, द रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम इज़ दिस, ठीक है। ये मैं बहुत आसान तरीके से भी आपको करवाता हूँ। हमारे पास एवरेज स्पीड का फार्मूला हमें पता है, एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस होगा बेसिकली, अब देखें मैं इसकी ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं ताकि आपको समझ आए कि डिस्टेंस कैसे लेना है, टाइम कैसे लेना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। ये मेरे पास आ गया उसका ऑर्बिट का, समझ लें उसका पाथ, ये ऑर्बिट आ गया मेरे पास, ये दरमियान में मैं अर्थ बना लेता हूँ। अब जो आपने डिस्टेंस लेना है वो सेंटर ऑफ अर्थ लेना है, ये याद रखें, ठीक है। ये सैटेलाइट है और इसके सेंटर से डिस्टेंस लेना है। अब देखें अगर आप गौर करें तो ये चूंकि परफेक्टली, अगर मैं कहता हूँ ना हमने कैलकुलेट करनी है फॉर सर्कुलर ऑर्बिट्स, क्योंकि 2-3 ऑर्बिट थे ना, एलिप्टिकल भी हो सकता है अगर स्पीड ज़्यादा करें। अगर मैं सर्कुलर ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करता हूँ तो चूंकि ये जो ये एक सर्कल बनेगा और सर्कल का ये सर्कमफेरेंस आएगा, यानी तो आप इसको कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है बेसिकली वो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस है। और सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है जी, 2πr, और आर क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक का फासला जो है ये पूरा आर कहलाएगा, सरफेस से नहीं। ये याद रखें, ये सरफेस से नहीं है, ये सेंटर से लेना है आपने, ठीक है। और ये 2πr मेरे पास आ गया डिस्टेंस, यानी एक चीज़ तो मेरे पास आ गई। सेकंड चीज़ मेरे पास था जी टाइम। अच्छा, अब टाइम के लिए ना इसने थोड़ा सा ना कंफ्यूज किया यहाँ पे, जो मैं आपको कह रहा था ना कि ये थोड़ा सा बैलेंस नहीं बताया इन्होंने। पहले तरह ये देख लें, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। दिस मीन्स दैट अ सैटेलाइट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, द शेप ऑफ द ऑर्बिट, दिस इज इक्वल टू 2πr, r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, दस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr। अच्छा, नेक्स्ट ना इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। टाइम जब निकाला है ना तो टाइम के साथ ये कंफ्यूजन क्या किया है इन्होंने कहा जी द टाइम इट टेक्स फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ऑर्बिट अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल पीरियड। ये ऑर्बिटल पीरियड की डेफिनेशन है, पहले ये ज़रा मार्क कर लेंगे। व्हाट इज़ ऑर्बिटल पीरियड, यानी वो टाइम जो एक ऑब्जेक्ट उसको रिवॉल्व करने के लिए पूरा लेता है उसको ऑर्बिटल पीरियड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप बच्चे मुझे बताएं कि अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द ऑर्बिटल पीरियड क्या है, यानी कितने टाइम में वो पूरा कंप्लीट कर लेता है, चलें बताएं। इज इट 24 आवर्स और 365 डेज या एक साल? यस, इट्स 365 डेज, यानी जो सूरज के गिर्द जो अर्थ जो है ये सूरज अगर हो तो ये अर्थ जो है वो तकरीबन पूरे 365 डेज लेता है अपना चक्कर कंप्लीट करने के लिए। और जो 24 आवर्स था ना वो 24 आवर था उसकी अपने ऑर्बिट के गिर्द जो स्पीड जो टाइम था वो था, यानी उसकी रोटेटरी मोशन का टाइम था। फॉर एग्जांपल
अगर इसी पे समझाऊं और ये पूरा अर्थ हो और ये अर्थ का एक पॉइंट है, तो ये यहाँ से घूम के, अब इसको देखिएगा इस वाले को, कि ये यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहाँ से घूम के यहाँ तक जो आएगा ये 24 घंटे में आएगा। यानी अपने एक्सेस के गिर्द अर्थ एक जो स्पिन पूरी करेगा ना, वो 24 घंटे में करेगा, जिससे दिन और रात बनते हैं, ठीक है। और 365 डेज से साल बनते हैं, यानी ये ऐसे पूरा सूरज के गिर्द ऐसे 365 दिनों में 365 डेज में ये अपना चक्कर पूरा करता है। अब इन्होंने क्या किया, ये एक तो ऑर्बिटल पीरियड को डिफाइन कर दिया, जो मैंने भी आपको बताया कि अर्थ का ऑर्बिटल पीरियड सूरज के गिर्द कितना है, 365 डेज। अच्छा, ये इन्होंने बताया द फार्दर अवे अ प्लैनेट इज फ्रॉम द सन द लॉन्गर इज द ऑर्बिटल पीरियड। कहते हैं ज़्यादा दूर होगा तो ऑर्बिटल पीरियड ज़्यादा दूर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा जी नेपच्यून का 165 साल है, ये तो एक साल है ना, 365 डेज जो है वो 1 ईयर बनता है। तो कहता है जो नेपच्यून है उसका 165 ईयर्स बनता है ऑर्बिट द सन, यानी जो नेपच्यून है वो सूरज के गिर्द एक चक्कर 165 ईयर्स में कंप्लीट करता है। ये इन्होंने ये डाटा भी दिया, ये आप चेक भी कर सकते हैं। नेपच्यून का 164, मतलब उन्होंने यहाँ पे 164 की जगह 164 कर दिया, ये ऑर्बिटल पीरियड है। और ये देखें ये अर्थ का 1 ईयर है, 365 डेज। एनीवेज वापस आते हैं। अच्छा, यहाँ से इन्होंने ना कंफ्यूज क्या किया कि इसको बता के इन्होंने टाइम लिख दिया, टाइम इज इक्वल टू ऑर्बिटल पीरियड इक्वल टू टी, पुटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इट। अब वो जो ऑर्बिटल पीरियड या स्पीड थी मेरे पास, वो सिंपल जो फार्मूला डिराइव हो जाएगा 2πr/t, यानी ये ऑर्बिटल पीरियड है हमारे पास, ये टाइम, यानी वो अब हमने ये कैलकुलेट करके भेजना होता है कि हमने कितने टाइम में उस जो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी उसको रिवॉल्व करवाना है। ये 365 दिन नहीं लेने, ये याद रखिएगा। ये ना आप ये समझे कि यहाँ पे जो हम टाइम पीरियड है वो पुट कर रहे होंगे 365 डेज, ये नहीं पुट करने, ये उसने जस्ट इंफॉर्मेशन बीच में डाल दी प्रूफ के अंदर, ठीक है, जो कि नहीं डालनी चाहिए थी, या बाद में बता देते हैं। अच्छा, अब ये यानी आपके पास ये आ गया इसका टाइम पीरियड। अब वो मुख्तलिफ का डिफरेंट है, यानी 3 का ना, मैं आपको 3 सैटेलाइट्स भी पढ़ाता हूँ, तीनों का वो डिफरेंट होगा। पहले इसका प्रूफ कंप्लीट करते हैं। तो मेरे पास जो एवरेज स्पीड आ जाएगी, यानी वी एवरेज जो आ जाएगी, वो सिंपल डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस आ गया मेरे पास 2πr, यानी पूरा, और टाइम आ जाएगा जी t। अब ये आप डालेंगे ये दोनों वैल्यूज़, तो आपको उस सैटेलाइट की ये कांस्टेंट स्पीड जो उनकी है ना वो मिल जाएगी, कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से आपको मूव करता हुआ नज़र आएगा वो सैटेलाइट। ये हमारा प्रूफ बेसिकली छोटा सा प्रूफ था, ये कंप्लीट हुआ, विच मीन्स दैट उसने कहा जी फॉर पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ all the satellites should have the same orbital speed irrespective of the size of the satellite, यानी size of satellite पे डिपेंड नहीं करती। ये भी इन्होंने बात की। अब प्रूफ में आपने ये वाली 2 बातें निकाल देनी है, ये वाली, ठीक है, और डायरेक्ट टाइम पीरियड को एक्सप्लेन करके, और फिर आपने आ जाना है यहाँ पे, सो टाइम इज इक्वल टू ऑर्बिटल पीरियड इज इक्वल टू टी, और फिर वैल्यू को पुट करके प्रूफ कर देना। ये बीच वाली वैल्यू आपने प्रूफ में ये 2 लाइनें नहीं लिखनी। अच्छा, एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, फिर उसके बाद ना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे जो है मेरे पास ये 3 सैटेलाइट्स का ये टाइम पीरियड है। मैं ज़रा आपको ना क्विकली ज़रा ये बताता हूँ। चलिए मैं फिर ऐसा करता हूँ कि ये 3 सैटेलाइट्स का ना आपको बताता हूँ क्विकली, और उनका यूज़ भी। एक सैटेलाइट होती है बेसिकली इंटरनेशनल सैटेलाइट, उसको कहते हैं इंटरनेशनल से इंटेलसैट ना, इंटेलसैट जनरल नेम है। एक आपके पास होंगे जनाब जीपीएस वाली सैटेलाइट्स, और एक आपके पास होंगी जी स्पाई सैटेलाइट्स, ठीक है। ये 3 सैटेलाइट्स हैं, तीनों के रेडियस भी डिफरेंट हैं और तीनों के टाइम पीरियड भी डिफरेंट हैं। तो वो जब आप वैल्यूज़ डालेंगे तो आपको एवरेज वेलोसिटीज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। मैं ज़रा ये आपको साथ साथ ना ये लिखवा देता हूँ। अच्छा, मैंने एक कॉलम को थोड़ा सा यहाँ पे मिस कर दिया। अगर मैं यहाँ पे ये कॉलम बना लूँ ना, थोड़ा सा अगर इसको ऐसे देख लूँ तो फिर आप समझ जाएं कि ये मैंने यहाँ पे क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं। तो ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे मैं बेसिकली वो नाम और वो क्वांटिटीज़ बेसिकली ऐसे लिख देता हूँ, तो वो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास जो इंटेलसैट है, इसको मैंने आपको बताया कि ये आपके पास जियो स्टेशनरी होती हैं, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्विक ना मैं आपको ओवरव्यू दूंगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको इंटेलसैट को जियो स्टेशनरी भी कहते हैं, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ।
और सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका टाइम। मैं यहाँ पे टाइम का दे देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे देख देता हूँ कि रेडियस यानी हाइट क्या होगी, आर यानी हाइट भी आप इसको कह सकते हैं, ये कितनी हाइट पे होगा यानी अर्थ से। और तीसरा होगा इसकी ऑब्वियसली इन दो के साथ इसकी मेरे पास स्पीड आ जाएगी यानी ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी वी एवरेज, ठीक है, ये आ जाएगी। अच्छा ये जो है इसका इंटेलसैट का जो टाइम होगा ना, आप इसको ऐसे देखें, इंटेलसैट जो है ये मेरे पास है 24 आवर्स, ठीक है। इंटेलसैट का जीपीएस का मेरे पास हो जाएगा, जीपीएस वाली जो सैटेलाइट होती हैं उसका तकरीबन 12 आवर्स होता है, ये एवरेज हैं, ठीक है। और जो स्पाई सैटेलाइट्स होती हैं वो जनाब 90 मिनट के अंदर पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती हैं। ये मैं आपको जो टाइम लिखवा रहा था ये ऑर्बिटल पीरियड था, टी जो आपने पुट करना है, यानी कितने टाइम के अंदर ये पूरा रिवॉल्व कर लेगी। ये 90 मिनट्स है यानी 1.5 घंटे के अंदर अंदर। अच्छा जो जियो स्टेशनरी की जो हाइट होगी वो होगी 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर होगी। और जो जीपीएस की होगी वो होगी जी हमारे पास 20,000 किलोमीटर्स। आप इसको समझ लें, ये किलोमीटर है ज़मीन से और ये सरफेस से अभी मैंने बताई हैं। और जो इसकी होगी हाइट ये होगी 300 किलोमीटर्स ना, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये मैंने बताई है। और अगर आप इसी के अंदर टोटल सेंटर से देखना चाहें, ये मैंने हाइट बताई है अबव द अर्थ, ठीक है। और अगर आप सेंटर से देखना चाहें अर्थ से, तो आपको पता है कि अर्थ का जो रेडियस है आर, कैपिटल आर, वो है हमारे पास तकरीबन 6,400 किलोमीटर है, ठीक है। ये याद रखें 6,400 इसमें आप डालेंगे तो ये आपके पास तकरीबन 42,000 किलोमीटर टोटल बनेगा, यानी सेंटर से लेकर इसका हाइट बनेगी। इसमें भी आप 6,000 डाल दें तो ये 26,000 हो जाएगा तकरीबन, और इसके अंदर डालेंगे तो फिर ये भी मेरे पास हो जाएगा 6,700 किलोमीटर्स हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई इनकी जी हाइट्स। ये तीन डिफरेंट टाइप की आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, ये इनके नाम है। जीपीएस की सैटेलाइट, स्पाई की सैटेलाइट्स। जीपीएस वाली तो अभी हमारे पास यहाँ पे है भी ये टॉपिक, ये समझेंगे इसी के साथ ही कवर हो रहा है। तो जीपीएस की सैटेलाइट्स तकरीबन 24 होती हैं, क्योंकि वो सारे अर्थ को उन्होंने कवर करना इसलिए ज़्यादा होती हैं, लेकिन उनकी हाइट तकरीबन ये होती है। अच्छा जो ऑर्बिटल स्पीड होती है ना जी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऑर्बिटल स्पीड ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि जितनी हाइट ज़्यादा होती है उतनी ऑर्बिटल स्पीड जो है वो कम होती है। तो जो हमारे पास सबसे जो हाई स्पीड होगी जिसकी यानी रेडियस कम है, ये देखें ना 300 है सिर्फ, रेडियस कम है, इसकी स्पीड होती है 7.8 किलोमीटर्स पर सेकेंड, यानी 7.8 किलोमीटर फासला तय करती है, 7.8 किलोमीटर तय कर रही होती है 1 सेकंड के अंदर। जबकि इसकी है हमारे पास 3.9 किलोमीटर्स पर सेकंड, और इसकी है मेरे पास इंटेलसैट की है 3.1 किलोमीटर्स पर सेकंड। ये एवरेज ऑर्बिटल स्पीड है। इनकी वैल्यूज़ जब आप इसके अंदर पुट करते हैं तो अब आपने आर जो है वो ये 36,000 20,000 ये नहीं पुट करने, फ्रॉम द सेंटर मैंने आपको बताया था ये है, तो सेंटर वाले ये वाले वैल्यूज़ हैं, ये आप डाल के भी चेक करेंगे तो आपको यही एवरेज ऑर्बिटल स्पीड्स निकलती हुई नज़र आएंगी। अच्छा अब ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं इनका क्या मतलब है, और इसका ये 24 घंटे या 24 आवर्स मैं ज़रूर लिखूँ यहाँ पे। 24 घंटे का मतलब ये है कि ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ स्टेशनरी हैं, क्योंकि ज़मीन का अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्पिनिंग टाइम है ना अपने ही एक्सेस के गिर्द घूमना, वो 24 घंटे है ना। तो इस सैटेलाइट का भी 24 आवर्स हैं, और ये जो इंटेलसैट सैटेलाइट है ये 3 है। तो होता क्या है बेसिकली, अगर मैं ये दरमियान में अर्थ बनाऊं, ठीक है, तो और ये 3 सैटेलाइट इस तरह मैं बनाऊं, ठीक है, एक ये सैटेलाइट है, इसी तरह मेरे पास एक इधर सैटेलाइट आ जाएगी, और एक मेरे पास इधर सैटेलाइट आ जाएगी, जो कि होप के आपको नज़र आ रहा होगा, अब नज़र आएगा सही। तो ये 3 सैटेलाइट हैं जियो स्टेशनरी, ठीक है, इंटरसैट सैटेलाइट्स ये 3 है। एक इंडियन ओशन के ऊपर है, एक पैसिफिक के ऊपर है, और एक अटलांटिक ओशन के ऊपर है, ठीक है। अब होता क्या है, ये चूंकि जियो स्टेशनरी हैं यानी ये तीनों ना विद रिस्पेक्ट टू अर्थ स्टेशनरी हैं, यानी ज़मीन के साथ साथ ये घूमती हैं, यानी ज़मीन का ये वाला हिस्सा हमेशा इस सैटेलाइट के ऊपर ही रहना है, क्योंकि ये ज़मीन के साथ साथ घूम रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसी के ऊपर बताऊं, ये अर्थ हो, ये अर्थ है और इसके साथ ये 3 सैटेलाइट्स हों, तो ये बिल्कुल इसके साथ साथ ऐसे घूमेंगी,
ठीक है, समझ आ रहा है। या अगर यही अर्थ हो, ये अर्थ की मूवमेंट है और इसके साथ ये एक सैटेलाइट है, तो इसका मतलब ये ऐसे घूमेगी, ये देखें, ये ऐसे 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 जाएगी। यानी ये अगर है तो ये देखें, ये ऐसे, ये इसके सामने रहेगी हमेशा। समझ आ गया। इस वजह से इन सैटेलाइट्स का नाम है जियो स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये सैटेलाइट है, लेकिन घूम तो रही हैं, तो इसलिए इनका नाम यहाँ से बना। और ये 3 है। जीपीएस वाली 24 सैटेलाइट्स होती हैं, स्पाई वाली तो हर मुल्क ने अपनी अपनी बनाई हुई है। ये वो सैटेलाइट्स हैं, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अब ये 120 डिग्री, ये भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। 120 डिग्री ये कवर कर रही होती हैं तीनों, 120, 120 और 120, 360 डिग्री, यानी पूरे अर्थ को ये 3 सैटेलाइट्स कवर कर लेती हैं। अब वो जो, और ये कम्युनिकेशन के लिए भी कैसे, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है, इसलिए इनका नाम इंटलसैट था, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कैसे करती है? फॉर एग्जांपल, अगर अर्थ के इस हिस्से के ऊपर कोई मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, और ये ब्रॉडकास्ट करना है अर्थ के इस हिस्से के ऊपर, तो ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। होगा क्या, यहाँ से ये अपनी इस सैटेलाइट को भेजेगा, यहाँ से ये वाली सैटेलाइट इस सैटेलाइट के साथ और इस सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करेगी, और फिर ये वाली सैटेलाइट सिग्नल्स देंगी अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ को, और फिर ये यहाँ तक पहुँचेगा। यानी वो मैच या वो ब्रॉडकास्टिंग या वो जो भी चीज़ है वो फिर अपने अपने एरियाज़ में दिखाई जाएंगी। अब आपको ये तीनों सैटेलाइट्स, उनके रेडियसेस और टाइम समझ आ गए। अच्छा, उसके बाद एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसका फिर हम जीपीएस आखिरी टॉपिक के ऊपर आते हैं और अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। और वो ये कहता है कि अगर 2 सैटेलाइट्स आर फॉलोइंग वन अनदर इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट। अब मैं एक ना ऑर्बिट बना लेता हूँ। मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ही ऑर्बिट के अंदर 2 सैटेलाइट हैं, एक ये है और एक ये हो, ठीक है। ये मेरे पास ए सैटेलाइट है और ये मेरे पास है जी बी सैटेलाइट। थोड़ी सी इसको बड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको भी समझ आए। और ये है मेरे पास ए सैटेलाइट। अच्छा, ये दोनों ना एक ऐसे रिवॉल्व कर रही हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर। उसने कहा जी कि दीज 2 सैटेलाइट्स आर फॉलोइंग वन अनदर इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट इफ वन सैटेलाइट ट्राइज टू कैच अनदर लीडिंग वन, यानी जो उससे आगे है उसको अगर पकड़ने की कोशिश करे तो कैन इट बी डन बाय इंक्रीजिंग इट स्पीड। तो क्या उसकी स्पीड इंक्रीज करके ये पॉसिबल है कि आप ये इसको पकड़ सके। फॉर एग्जांपल बी जो सा है ए को पकड़ सके स्पीड इंक्रीज करके, नहीं पॉसिबल। क्यों? हमने पढ़ा था, अभी सीखा है कि जैसे ही आप स्पीड इसकी इंक्रीज करेंगे इसका रेडियस ऐसे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे ही स्पीड इंक्रीज करते हैं रेडियस इंक्रीज हो जाता है, ये याद रखें, ठीक है। अब क्या है, नो इफ द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज समहाउ इंक्रीज, समहाउ यानी किसी तरह अगर आप इंक्रीज कर दें, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, इट्स रेडियस विल आल्सो इंक्रीज एंड विल अनएबल टू कैच अप द लीडिंग सैटेलाइट। लीडिंग सैटेलाइट मतलब आगे वाली सैटेलाइट, तो ये इम्पॉसिबल है। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, ये भी आपको वो पूछ सकता है। अच्छा, ये हमारे पास ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ ये चैप्टर। छोटे छोटे 2 टॉपिक हैं, इनको भी ज़रा वाइंड अप कर लेते हैं। उसने कहा जी हमारे पास प्लानिटरी डाटा है, और प्लानिटरी डाटा के अंदर इन्होंने क्या किया है, ये हमारे पास 8 बेसिकली प्लैनेट्स हैं। 9वां भी होता था प्लूटो, मैंने नाम लिखा हुआ है फॉर योर इंटरेस्ट। और सन के गिर्द ये सारे जो से हैं ये प्लैनेट कर रहे हैं, यानी ये सन की ये 8 की 8 जो हैं वो नेचुरल सैटेलाइट्स हुई। एवरेज डिस्टेंस भी दे दी हैं, मासेस भी दे दी हैं, आपको वैल्यू ऑफ जी न्यूटन्स पर केजी भी दे दिया है, ऑर्बिटल पीरियड भी दे चुके हैं आपको, ये यानी कितना टाइम लेगा। ऑर्बिटल पीरियड का मतलब है ये वो टाइम जो वो ये देंगे। डेंसिटी भी दे दी और एवरेज सरफेस एरिया टेम्परेचर भी आपको दे दिया है। अच्छा, ये देखें कि जैसे जैसे वो अर्थ से दूर हो रहे हैं तो उनके टेम्परेचर जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, यानी। और ये भी देखें, ये भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि ये मरकरी जो है वो ज़्यादा नज़दीक है एवरेज सरफेस टेम्परेचर यानी उससे, वीनस से। तो इसका टेम्परेचर नज़दीक होने की वजह से तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है वो कम है और इसका ज़्यादा है। हालांकि इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, और आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहा है। तो सूरज से चूँकि ज़्यादा दूर जा रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। एक तो ये आप देख लें, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। दूसरा अर्थ की तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना। अर्थ का सरफेस टेम्परेचर 15 होता है, ये याद रखिएगा, ये भी एक MCQ है, ठीक है। एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ 15 डिग्री है। हम रूम टेम्परेचर लेते हैं, वो डिफरेंट होता है, वो रूम टेम्परेचर होता है, वो डिफरेंट है। एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ 15 डिग्री, पीरियड इज़ 1, ये आपको पता ही है। वैल्यू ऑफ जी जो हम ले रहे होते हैं वो क्या होती है जी,
9.8 ये भी हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। और उसके बाद सबसे जो लास्ट वाला है इसका 164 इयर्स था हमारे पास ऑर्बिटल पीरियड, यानी ऑर्बिटल यानी इतने टाइम में 165 इयर्स पीछे लिखा हुआ था और यहाँ पे ही है। और जी इज़ बेसिकली द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी आप याद रखें कि सबसे ज़्यादा जुपिटर की है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जुपिटर की सबसे ज़्यादा है, ये भी बात आपने याद रखनी है। इसकी 9.8 है। अच्छा, और लास्ट बात मैं आपको इसका बता दूं क्या रीज़न है इसके टेम्परेचर के ज़्यादा होने की। हालांकि वो नज़दीक है ना, तो जो चीज़ नज़दीक है सूरज के वो देखें उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए था। बस रीज़न मैं आपको बताया था, उसकी रीज़न ये है कि जो मरकरी है ना उसका जो एटमॉस्फेयर है, यानी फॉर एग्जांपल ये मरकरी है, उसके गिर्द ये जो एटमॉस्फेयर है वो ना होने के बराबर है। तो जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो वो जो सूरज से आने वाली हीट है वो उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता, रख ही नहीं सकता, रिटेन नहीं कर सकता। तो जो बस नज़दीक होने की वजह से 167 डिग्री सेल्सियस उसका बस फिर रहता है। लेकिन जो वीनस था उसका इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो वीनस का एटमॉस्फेयर है ना वो बहुत ज़्यादा थिक है, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, इस वजह से वीनस का बहुत ज़्यादा है। बाकी अल्लाह ताला ने हमें बनाया है और देखें कितना माशाल्लाह बैलेंस्ड बनाया है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंगली। देखें टेम्परेचर है हमारा कि हम उसको बियर कर सकते हैं, ना हम इस टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, ना इसको बियर कर सकते हैं, ना ही अपने से नेक्स्ट वाले मार्स को बियर कर सकते हैं। तो ये अल्लाह की शान है, इसको इस तरह भी देखा करें। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है मेरे पास जी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो भी हम कर चुके हैं, जो कि बेसिकली एक चीज़ और भी थी कि जीपीएस वाले को आप कहते हैं मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट इसको कहते हैं लियो, लो अर्थ ऑर्बिट, और स्टेशनरी वाली चूँकि दूर होती हैं, लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब यानी नज़दीक है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट थोड़ी सी दूर है, ठीक है ना। तो ये भी इनके नाम है। जीपीएस बेसिकली मियो में आते हैं। 24 सैटेलाइट्स हैं कवर करने के लिए एग्जैक्ट पोजीशन को, और एक चूँकि कवर नहीं कर सकती थी इसके लिए हमने फिर 24 एग्जैक्टली सैटेलाइट्स टोटल अर्थ के गिर्द जाल बिछाया हुआ, उनका एक नेटवर्क है जो कि एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस आउट कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल ये जो हम कैब वाली एप्लीकेशंस देखते हैं तो हम उसमें जब राइड बुक करते हैं तो हमें इवन ड्राइवर नज़र आता है कि ये इस जगह से अभी आ रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको। और या आप अपना जब जीपीएस खोलते हैं अपने फ़ोन के अंदर और आपको लोकेशन डालते हैं और उस पर ट्रैवल करते हैं तो आपको अपना आप नज़र आ रहा होता है कि अब आप किधर हैं। तो वो देखें कितनी प्रिसाइज लोकेशन वो आपको ना वो बता रहा होता है। अब ये 3 से ना इन्होंने एक एग्जाम्पल क्रिएट की है, 3 की हेल्प से एग्जैक्ट लोकेशन एक एनिमी का टैंक है उसको लोकेट करने की, वो मैं आपको फिगर से ही समझाता हूँ। और वो कैसे की है, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले एक ही हम सर्कल लेते हैं और एनिमी का टैंक जो है ना वो इधर है। अब ये जो सैटेलाइट थी ना बेसिकली वो बता रही थी कि इसके जो कवर्ड एरिया था ना, यानी जो ये जो सैटेलाइट जितना एरिया कवर कर सकती थी उसके अंदर एनिमी का टैंक मौजूद है, लेकिन एक सैटेलाइट उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकती। हमने क्या किया, हमने एक और सैटेलाइट ऐड की इसके साथ, और अब ये इसको बता रही थी ऐसे, और ये जो सैटेलाइट थी अब टैंक की लोकेशन तो इधर ही है ना, तो इसका जो एरिया था वो ऐसे था, यानी ये अब ये इसका कॉमन इंटरसेक्शन अब ये भी बता रहा है कि हाँ मेरे एरिया में पड़ी हुई है, ये भी बता रहा है कि हाँ जी मेरे एरिया में पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसी तरह जब ये 3 के कॉमन इंटरसेक्शन में आ जाएगी, यानी यही सैटेलाइट फॉर एग्जांपल ऐसे और ऐसे, और एक मैं इधर बना दूँ, अब ये इधर टैंक पड़ा हुआ है और इसको जनाब वाला ये वाला सैटेलाइट देख रहा है, इसको जनाब वाला ये वाली सैटेलाइट देख रही है, और इसके लिए ये सैटेलाइट है ऐसे। तो ये 3 सैटेलाइट, अब ये तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर जब आएगा तो ये ड्रॉ जब किया जाएगा ये पूरा यानी समझ लें कि इसके पीछे इंजीनियरिंग होती है, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है। तो पूरे अर्थ को कवर करने के लिए चूँकि 24 है तो वो सारी आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, तो उससे हमें एग्जैक्टली लोकेशन पता चलती है अपनी भी या किसी की भी जो कि सिस्टम में अपने आप को इन कर लेते हैं। ये बेसिकली बताया गया था इस पैराग्राफ के अंदर। होप अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट कर दें, मैं आंसर कर दूंगा। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और मज़ीद कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, डिफॉर्मेशन का चैप्टर होगा हमारा, प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।